लेकर, एक्चुअली इतना कैलकुलेटिव प्लान लेकर जो 270 दिन में तुम्हें एम्स पहुंचा के रहेगा। मैंने ये भी बताया कितने दिन पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना डिस्ट्रीब्यूशन टाइम देना है, कितने टेस्ट देना है, कितने आवर्स देने हैं। और तुम यकीन मानो बेटा कि अगर तुमने ये 2500 घंटे की पढ़ाई मन तन धन लगा के कर ली, बायोलॉजी की जिम्मेदारी इन मजबूत कंधों पे छोड़ दो और हर एक क्वेश्चन गारंटी है कि तुम्हें एग्जाम में बने। 2027 में आपको एम्स में क्वालिफाई करा के रहूंगी। अगर आपके अंदर दम है एम्स क्वालिफाई करने का तो कमेंट करो यस आई कैन डू इट। भाई दुनिया में ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसको एम्स दिल्ली नहीं जाना अगर उसने बायोलॉजी ली है। क्या तुम्हें जाना है कि नहीं जाना है? और अगर आपको नहीं जाना है ना, फिर तो बेटा ड्रीम थोड़ा लूज है तुम्हारा, है ना। तो हर बच्चे को एम्स दिल्ली नहीं मिले, पर ये कोशिश रहती कि एक कोई एम्स मिल जाए हमारा। तो मैं आ गई हूँ एक ऐसा रोड मैप लेकर, एक्चुअली इतना कैलकुलेटिव प्लान लेकर जो 270 दिन में तुम्हें एम्स पहुंचा के रहेगा। और अगर तुमने शिद्दत से ये फॉलो कर लिया ना, फिर तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें एम्स दिल्ली जाने से या एम्स जाने से रोक नहीं सकती। और अगर अब आगे वाले समय में अगर आपने शिप्रा मैम को फॉलो कर लिया तो बायोलॉजी में 360 में से 360 लाने से कोई नहीं रोक सकता। सो मेरा नाम है डॉक्टर शिप्रा तिवारी एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आपको सुनना शिप्रा मैम की जुबानी। आज तक आपने ऐसा प्लान ना देखा होगा ना सुना होगा। ये वेरी कैलकुलेटिव प्लान है। इसमें मैंने ये भी बताया कितने दिन पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना डिस्ट्रीब्यूशन टाइम देना है, कितने टेस्ट देना है, कितने आवर्स देने हैं, सब कुछ। आपको दिमाग लगाना नहीं है, सिर्फ इस पे चलते जाना है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो आपके पास टाइम बजट सबसे पहले हम सुनते हैं। टोटल आपके पास दिन जो है हम मोटा मोटा माने 270 हैं। 270 में 20-25 दिन आप इधर उधर होते रहेंगे तो अब आपके पास 250 दिन बचे हुए हैं। स्टडी आवर्स आपके पास जो है बेटा वो 2500 घंटे। जो बच्चा शिद्दत से 2500 घंटे पढ़ लेगा ना बेटा, उसको एम्स जाने से कोई नहीं रोक सकता है। अब अगर मैं बात करूं तो बायोलॉजी, क्योंकि सबसे ज्यादा सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो बायोलॉजी का है, तो बायोलॉजी को मैंने दिए हैं 1100 घंटे, क्योंकि सबसे ज्यादा चैप्टर उसमें है और सबसे ज्यादा नंबर उसके हैं। ठीक है, अब बोलोगे मैम फिजिक्स नहीं बनती, कि ये आपको खुद से भी एडजस्टमेंट करना है। फिर बेटा जी फिजिक्स आपको पढ़ना है 750 घंटे और केमिस्ट्री आपको पढ़नी है 650 घंटे। और तुम यकीन मानो बेटा कि अगर तुमने ये 2500 घंटे की पढ़ाई मन तन धन लगा के कर ली तो तुम एम्स पहुंच जाओगे। और मैं उन बच्चों का इंटरव्यू भी तुम्हारे इस चैनल पे लेके आऊंगी कि जो बच्चे एम्स पहुंच चुके हैं वो कितने घंटे पढ़ते थे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि दिन में आपको कितना घंटे पढ़ना है, पता है? अगर इस कैलकुलेशन से चलो 10 घंटे। और जो बच्चा शिद्दत से 10 घंटे पढ़ लेगा और जो प्लान मैं बता रही हूँ उसे फॉलो कर लेगा, फिर तो उसकी नैया पार लग चुकी है बेटा। ठीक है, सो देखिए ध्यान से कि आपके पास फेज 1 में तो आप सभी लोगों को समझ आ गया कि पर डे आपको कितने घंटे पढ़ने हैं, 10 घंटे पढ़ने हैं। ठीक है, टोटल चैप्टर आपके पास 90 से ज्यादा है। अगर मैं पेस की बात करूं ना तो आपको हर दिन 2 चैप्टर कंप्लीट करना है। मतलब आप समझ रहे हो, हर दिन 2 चैप्टर। और अगर आप हर दिन 2 चैप्टर कंप्लीट करना चाहते हैं तीनों डिफरेंट सब्जेक्ट्स में से, तो आपको बेटा जी सब कुछ लगा देना पड़ेगा। आप ये सोचिए कि आप जब भी कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये आपका आखिरी दिन है और आज आप लोगों को ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट करके प्रूफ करके जाना है। मतलब दोबारा फिर उसको रिवीजन मोड पे ही रहे। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आपको 10 घंटे पढ़ना, ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट सब्जेक्ट वाइज अगर मैं आर्ट्स बात करूं, अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो बायोलॉजी आपको पढ़ना है कितने घंटे बेटा? 3.5 घंटे। केमिस्ट्री आपको पढ़ना है 2.5 घंटे। और मैं बता दूं फिजिक्स आपको पढ़ना है 4 घंटे। अब फिजिक्स को मैंने ज्यादा समय इसलिए दिया है क्योंकि बायोलॉजी वालों की सबसे दुखती रब क्या है बेटा? दुखती नफ्स क्या है? फिजिक्स ही है। तो फिजिक्स को मैंने 4 घंटे दिया कि भैया पढ़ो पढ़ो फिजिक्स पढ़ो। और फिजिक्स का पेपर जो है वो नीट में भी अच्छे लेवल का आया था, तो इस लेवल के फिजिक्स पढ़ो ना कि दुनिया देखे आप लोगों को। ठीक है, बायोलॉजी की जिम्मेदारी इन मजबूत कंधों पे छोड़ दो और हर एक क्वेश्चन गारंटी है कि तुम्हें एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको इन 90 दिनों में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। क्या तुम इन 90 दिनों में मेरे साथ लगकर अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो? तो यस कमेंट करो, यस यू कैन डू इट, आई कैन डू इट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप सभी लोगों को फेज 1 में 90 दिन के साथ साथ आपको कम से कम 1500 के आसपास PYQs भी करने हैं, टू बी प्रिसाइज 1440। ठीक है, नेक्स्ट है फेज 2। अब 3 महीनों में सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अब अगला 3 महीना आपका सिर्फ रिवीजन 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 रिवीजन। ठीक है, रिवीजन करोगे और साथ साथ आपको देने हैं 25 टेस्ट। और अगर आप 25 टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, आपके पास टोटल 12 हफ्ते हैं। 12 हफ्तों में आपको 25 टेस्ट देने, मतलब एक हफ्ते में 2 टेस्ट आएंगे। ठीक है, एक हफ्ते में कितने टेस्ट आएंगे बेटा जी? 2 टेस्ट आएंगे। ठीक है, तो जो बच्चा अब से हफ्ते के 2 टेस्ट या मिनिमम 1 टेस्ट नहीं देता है उसका सिलेक्शन नहीं होगा।
गारंटी है, सुनने में बात बुरी है पर सच्ची है, कि जो बच्चा एक हफ्ते में कम से कम मिनिमम एक टेस्ट नहीं दे रहा है ना, उसका सिलेक्शन तो नहीं होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक्यूरेसी ऐसी होनी चाहिए, रिवीजन के बाद जो आप टेस्ट दे रहे हो वो है 85%। मतलब आपने पूरा सिलेबस रिवाइज करने के साथ साथ टेस्ट दे रहे हो, तो आपकी एक्यूरेसी 85% होनी चाहिए, मतलब 100 में 85 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। नेक्स्ट है फेज 3। फेज 3 जैसे मान लो कि अगर मैं बात करूं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर तक तुमने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, फिर दिसंबर, जनवरी, है ना, दिसंबर, जनवरी और मोटा मोटा फरवरी भी ला लो, रिवीजन किया, टेस्ट दिया। ठीक है, अब बचा मार्च और अप्रैल। मार्च और अप्रैल में तुम क्या करोगे? मार्च और अप्रैल में तुम पहले के 60 दिन बचे, 60 दिन में तुम 45 दिन हर दिन एक टेस्ट दोगे। क्या दोगे बेटा? हर दिन एक टेस्ट दोगे। अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड है, तो फिलहाल के लिए ऑफलाइन की प्रिपरेशन करो। जब ऑनलाइन मोड हो जाएगा तो मैं इसी चैनल पे तुम्हें ऑनलाइन मोड की भी टेस्टिंग कराऊंगी। ठीक है, और इन 45 दिनों में बेटा अपनी एक एरर बुक बना लो। ठीक है, पहला टेस्ट दिया, उसके एरर बुक में बताओ कि तुम किस टाइप के सवाल गलत करते हो। टेस्ट दे दिया आपने, टेस्ट का पेपर जब तुम्हारे, और नॉट इवन द 45 दिन बेटा, तुम स्टार्टिंग से जो टेस्ट देते आ रहे हो ना, उनकी एक एरर बुक बनाओ कि मैं हर बार टेस्ट में किस प्रकार के सवाल गलत करता हूं। अगर मैं हर बार, ध्यान से सुनना, गलती एक बार होती है, 2 बार होती है, पर अगर वो गलती बार बार दोहराई जाए तो बेटा जी फिर वो गलती नहीं होती है, वो जुर्म हो जाता है, गुनाह हो जाता है। आपने पिक्चरों में सुना होगा ये वाली बात। हमें जुर्म नहीं करना है, हमें उस गलती से सीखना है, एरर बुक में लिखना है। जब हम दूसरी बार टेस्ट की प्रिपरेशन करने बैठे तो एरर बुक में देखेंगे इस टाइप के सवालों को तो मैं बड़ा गलत करता हूँ, तो चलो इस प्रकार के सवालों की और प्रैक्टिस करता हूँ। एरर बुक जो होती है बच्चों, वो सबसे ज्यादा मैंडेटरी होती है कि मैं किस टॉपिक को गलत करता हूँ, किस टाइप के क्वेश्चन गलत करता हूँ, किस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में मुझे समय लगता है। टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसकी एनालिसिस। एनालिसिस के लिए आप इन 45 डेज में, मैं नहीं कह रही हूँ स्टार्टिंग से एरर बुक बना लो, पर आखिरी के 45 दिन आपको एरर बुक बनानी है। ठीक है बच्चे, अब आपके पास जो है बेटा जी फेज 4, ये है आपका लास्ट का 15 दिन। ठीक है, 15 से 18 दिन। अब ये 15 से 18 दिन में हम लोग करेंगे बेटा जी लाइट रिविजन। अभी तक आप लोगों को कर चुकना होता है बेटा जी कम से कम 4 से 5,000 पीवाईक्यूज, उनको रिविजन। ठीक है, लाइट रिवीजन एंड पीवाईक्यू रिवीजन। लास्ट के 15-18 दिनों पे आप लाइट रिवीजन के लिए कोई मैराथन जो है, जैसे इसी चैनल पे मैं लेती हूँ, वो मैराथन फॉलो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो नई नई चीजें होती है ना, वो पढ़ना आप लास्ट में नहीं शुरू करिए, जो है उसको आप रिवाइज करते जाइए, रिवाइज करते जाइए, रिवाइज करते जाइए। और बेटा जी फाइनल लैब के बाद जो है आप लोग प्रिपेयर हो चुके हैं एम्स जाने के लिए। अब आप लोग अपने आप को एनालाइज कैसे करोगे? लास्ट में आपके पूरे 90 प्लस चैप्टर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। टोटल 9000 से ज्यादा आपके पीवाईक्यूज होने चाहिए। हैं 9000 से ज्यादा पीवाईक्यूज होने चाहिए, मतलब आपको ये है कि 10 साल के पेपर सॉल्व करने हैं, 9000 हो जाएंगे। ठीक है, इसमें है ना बेटा, और ज्यादा लगाओ, सारे लगा डालो, सारे लगा डालो। ठीक है, 20 साल के पीवाईक्यूज लगा दो। ठीक है, और आप ऐसी किताबें होती है पीवाईक्यू से रिलेटेड सवाल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिवीजन। आपको मिनिमम 4 बार करके रखना है। एक बार जब तुमने सिलेबस पढ़ लिया तो मिनिमम जो है तुम्हें 4 बार अपना सिलेबस रिवाइज करना है, और टोटल तुम्हें 100 मॉक देने हैं। जिस भी बच्चे ने 150-200 मॉक दे लेता है ना, वो कॉन्फिडेंट हो जाता है कि पेपर तो वो निकाल लेगा। फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में आपको रटना नहीं है। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करना है। आपने शिप्रा मैम को देखा होगा पढ़ाते हुए, मैं कभी भी पढ़ाती हूँ ना तो मैं रटा हुआ ज्ञान नहीं कि लिखते गए, नो आई डोंट लाइक दिस। और अब ऐसा ज्ञान नीट में चलता भी नहीं है। नीट जो है धीरे धीरे एनालिटिकल अप्रोच की ओर बढ़ता जा रहा है, और जिस बच्चे ने एनालिटिकल अप्रोच फॉलो की वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो प्लीज आप इस तरीके से फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, कि थोड़ा एनालाइज करो कि कैसा सवाल आ सकता है। और अगर आपने इतना फॉलो कर लिया बेटा, तो आपको दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो आपको सिलेक्ट होने से रोक सके। आज जब ये आप वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को एम्स की एक राह मिल गई है। अब मैं आपके साथ हूं, 2027 में आपको एम्स में क्वालिफाई करा के रहूंगी। अगर आपके अंदर दम है एम्स क्वालिफाई करने का तो कमेंट करो, यस आई कैन डू इट। थैंक यू सो मच।